देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन की तारीख पर तारीख आ रही है, लेकिन बरादर कैबिनेट का चेहरा सामने नहीं आ रहा। कारण कहीं पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ काबुल में कभी तालिबान से मिल रहे हैं तो कभी वहां के दूसरे कद्दावर नेताओं के साथ। और तो और पाकिस्तान ने पीओके में अपने 2 एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया है। शक है कि पाकिस्तान ने ऐसा तालिबान की भविष्य में मदद के लिए किया है। प्रश्न ये कि अफगानिस्तान के अंगने में पाकिस्तान का आखिर क्या काम है? बहस इसी मुद्दे पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन सरकार गठन को लेकर तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है। ऊपर से काबुल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ फैज हामिद भी मौजूद है। सवाल है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में इतनी जबरदस्त हलचल मची है, वहां पाक आईएसआई के मुखिया के होने का क्या मतलब है? कहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका तो नहीं? The problem in our region essentially lies with one major actor, and that is Pakistan. It has been a haven of terrorists, has been providing them refuge, providing them support, providing them sustenance, and has been unleashing them on India and earlier on Afghanistan. In the context of terrorism being an instrument of their foreign policy. This has been an accomplished and established fact. So we cannot say that this is something that Pakistan can change. हम आपको समझाते हैं कि आखिर अफगानिस्तान के अंगने में पाकिस्तान कर क्या रहा है। इमरान के नुमाइंदे फैज हामिद को सबसे पहले काबुल में अपने खासम खास हक्कानी नेटवर्क को समझाना है कि वो तालिबान सरकार बनाने में अड़चन न लगाए। दूसरा मंसूबा यह है कि आईएसआई चीफ को पंजशीर में तालिबान के कब्जे के लिए रणनीति बनानी है और तालिबान को रास्ता सुझाना है। तीसरा काम यह है कि पाकिस्तान तालिबान से अपनी करीबी दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना चाहता है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान करे। They will obviously see, how different players get engaged in the situation in Afghanistan. Pakistan is a neighbor of Afghanistan. They have supported and nurtured the Taliban. There are various elements there that are Pakistan supported. अमेरिका के खिलाफ तालिबान की जीत में पाकिस्तान ने किस कदर उसका साथ दिया, ये किसी से छिपा नहीं। और अब बरादर सरकार बनाने में पाकिस्तान ने खुद को तालिबान का बिग ब्रदर बना लिया है। लेकिन विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान अभी भी इतना मासूम बन रहा है जैसे तालिबान को सपोर्ट करना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो। There are daily crossings of about 20 to 25,000 people in normal times. That's a huge number. Can we block them? No, we can't. Can we regulate them? Yes, we should. Are there risks? Yes, there are. Bulk of their trade goes through Pakistan. Do we keep our borders open? Can we close them? तालिबान की सरकार बनने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले आईएसआई की एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी बार बार कह रहे हैं कि तालिबान के उत्थान में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का ही है। मतलब साफ है कि तालिबानी राज में पाकिस्तान अपना नफा तय करने के लिए अभी से साजिशें कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान अभी तक अपने सरकार का गठन नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ की वहां पर मौजूदगी हमें थोड़ा सा चिंतित करती है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, नेशनल स्पोक्सपर्सन और राज्यसभा के सांसद बीजेपी के, गुरदीप सिंह सप्पल जी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ द स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी, अशोक सज्जनार फॉर्मर डिप्लोमेट। आप चारों का बहुत स्वागत, चारों को नमस्कार हमारा। हम डॉक्टर इस्लाम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले
एक बहुत गंभीर बात यह है कि गुलबुद्दीन हिकमतयार से पाकिस्तान की बात चल रही है एंड जनरल कुलकर्णी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये हिकमतयार तो भारत विरोधी रहा है हमेशा से, इसे काबुल का कसाई भी कहते ही हैं जनरल कुलकर्णी। तो अगर पाकिस्तान इससे बात कर रहा है तो ये हमारे लिए सर कितनी चिंता की बात है। गुलबुद्दीन हिकमतयार जो है वो आईएसआई का ही क्रिएशन है, जो हिज़्ब इस्लामी है, और आज जब इसे कहते हैं जमायत इस्लामी अफगानिस्तान का जो मुखिया है, ये पहले प्रधानमंत्री भी रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पर रबानी के साथ इसकी फूट पड़ गई थी, उसके बाद ये जो हुआ, लेकिन आईएसआई का ही आदमी है हिकमतयार। आईएसआई का जो हक्कानी नेटवर्क है उसका मकसद है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार कैसे बनाई जाए। तालिबान एक पर्यायवाची है, पाकिस्तान सब कुछ है पाकिस्तान, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये आईएसआई ने किस प्रकार हक्कानी नेटवर्क को तैयार किया, जलालुद्दीन हक्कानी किस प्रकार से अमेरिका के लिए काम करता था, सलाहुद्दीन हक्कानी और खलील हक्कानी जो कि ये फ्राइडे की नमाज जो है वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अफगानिस्तान काबुल में पहुंचा हुआ था। तो ये सारे के सारे, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, अलकायदा हो, ये सब के सब पाकिस्तान के मदरसों में इनको पढ़ाया गया, रेडिकलाइज किया गया, फंडिंग की गई। और आज जो तालिबान है, मैं बार बार ये कहता हूं, सारे तालिबान पठान हैं, पर सारे पठान तालिबान नहीं हैं। और ये बार बार जो पाकिस्तान इस तरह की बातें कर रहा है, इनको स्लेवरी से बाहर निकाला गया, ये क्या, बाकी जो अफगानी हैं, चाहे ताजिक हैं, चाहे उज़्बेक हैं, हजारा हैं, वो भी अफगानी हैं, ये क्यों उनको अपनों से अलग समझते हैं? इस तरह पाकिस्तान ने पठानों और नॉन पठानों के बीच में, पश्तून और नॉन पश्तून के बीच में एक जबरदस्त डिवाइड किया है। पाकिस्तान नहीं चाहता है इंक्लूसिव सरकार, पाकिस्तान चाहता है तालिबान, यानी कि उसकी पाकिस्तान। और यही कारण है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है बाजवा साहब, अब उनके पास 2 देश है चलाने के लिए। एक ऐसी ही फौज होगी पूरे विश्व में जिसको 2 देश है उनके पास, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का मकसद जो था स्ट्रैटेजिक डेप्थ, वो उसने पाने की कोशिश में लगा हुआ है। वही कारण कि किस प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार हो, वो तालिबान जिसको पाकिस्तान के आईएसआई ने बनाया है। लेकिन बरादर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच में जो कशमकश चल रहा है, ये डिफेंस का पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा? याकूब जो मुल्ला उमर का लड़का है वो चाहता है, और मुल्ला उमर की माँ और बरादर की बीवी दोनों बहनें हैं। ये जो सारा चक्कर है, उसके अलावा अभी पंजशीर घाटी में जिस प्रकार से जबरदस्त लड़ाई चल रही है, वो जो लड़ाई है जिसमें पूरी की पूरी पाकिस्तान की एसएसजी की 2 पलटनें भाग लेकर के एक जनरल साहब के नीचे और लेफ्टिनेंट उमेर लग रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ शिकस्त मिली हुई है। यही कारण है कि आज तक सरकार नहीं बना, नहीं तो पाकिस्तान ने तो 15 अगस्त में सरकार बनाने की काबिलियत थी, क्योंकि जिस प्रकार से सारे के सारे विदाउट ब्लडशेड काबुल में जाकर के पहुंच गए। या अंसारी जी, ये बिल्कुल ठीक कहा जनरल कुलकर्णी आपने, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। अशोक सर, क्या कहीं अब इन सारी एक्टिविटीज को देखकर, जिस तरह से अब हिकमतयार आ गया, देखकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हिकमतयार के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश अफगानिस्तान में रच रहा है? कह सकते हैं सर ऐसा? देखिए, जो पाकिस्तान का मंसूबा है, जो पाकिस्तान की मंशा है, वो तो यही है जो अफगानिस्तान में जब उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है तो उसको कैसे प्रयोग किया जाए भारत के विरुद्ध। आपको याद होगा जब 1996 में वहां पर तालिबान की सरकार आई थी, तो एकदम भारत के विरुद्ध कितनी ज्यादा उनकी गतिविधियां, जो भी आतंकवाद है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो दहशतगर्दी है, उसका कितना भारत के विरुद्ध आलम बन गया था। 1999 का वाकया कोई नहीं भूला है अभी तक। ये सब पाकिस्तान की ही देन है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है जो अफगानिस्तान में काबुल में एक हो तो कोई फ्रेंडली सरकार, परंतु ऐसी सरकार हो जो वीक हो, जो उसके अपने अंगूठे के नीचे रखे। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का यही मतलब है उसके लिए। इसीलिए उसने 20 साल तक जिद्दोजहद की है जिससे कि अमेरिका वहां से जाए। अब जो भी वहां पर आए हैं, चाहे रूस रहा, सोवियत संघ रहा हो 1980 के दशक में, या अभी पिछले 20 साल में अमेरिका रहा हो, देखिए जो सब ये फसाद की जड़ है
वो पाकिस्तान है, वो तालिबान नहीं है। अगर आप तालिबान तो जैसे एक पत्तियां और शाखाएं हैं, अब अगर शाखा और पत्तियां आप काटते जाएंगे और आप जड़ की तरफ, मूल की तरफ आप नहीं जाएंगे, मूल से खत्म नहीं करेंगे, तो फिर आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने, देखिए, अमेरिका से पैसा लेता गया। आपको याद होगा जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी को अपना ट्वीट मैसेज लिखा था, जो हमसे $34 बिलियन ले लिया है अब पाकिस्तान ने, परंतु वो उन्हीं आतंकियों को शय दे रहा है जिसको हम चाहते हैं, उनको वहां पर, अपने यहां पर पनाह दे रहा है। तो देखिए, सारी स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की है वो यही है, जो कैसे अपनी मनमानी, मनचाही सरकार को वहां पर इस्टेब्लिश किया जाए काबुल में, जिससे कि एक तो वो भारत के विरुद्ध और एक उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। और अब उसके साथ में आखिरी शब्द बस यही कहूंगा, जो अब उसके साथ उसके जो मंसूबे हैं उसमें चीन भी मिल गया है, क्योंकि चीन में, ठीक है, वो अपना जो ETI है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के विरुद्ध जो उसने इतना किया है, जेनोसाइड कर रहा है, 1 मिलियन को उसने कंसंट्रेशन कैंप में डाला हुआ है। तो वहां सिक्योरिटी की बात तो है ही, परंतु चीन ये भी चाहता है जो उसके BRI से वो इस्टेब्लिश हो जाए। ये जो अफगानिस्तान अभी तक केवल एक यही हिस्सा है जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकला हुआ है। पाकिस्तान उसके साथ है, मध्य एशिया साथ है, ईरान साथ है। अब अफगानिस्तान एक मिसिंग लिंक है जिसको वो जोड़ना चाहता है। जी ठीक है सर। अशोक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, जब जड़ से खत्म करेंगे तभी होगा। और गुरदीप सिंह सप्पल साहब, यही बात जनरल कुलकर्णी ने कही थी कि अब हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि हिकमत-ए-यार से बात अगर पाकिस्तान कर रहा है तो ये सिर्फ हमारे खिलाफ होगी और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है सप्पल साहब कि हमने अफगानिस्तान में जो काम किया, इस समय $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर चल रहे हैं, हमारी सरकार लगातार वहां पर विकास कार्य करती रही, जब आपकी कांग्रेस सरकार रही, बहुत अच्छे संबंध रहे अफगानिस्तान से हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक कर गए कि अफगानिस्तान पर वो पकड़ अपनी नहीं बना पाए कि अगर ऐसा कुछ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर होती है तो हमारा दखल ज्यादा हो। सईद साहब, हैरानी इस बात पे होती है कि सब इतने हैरान क्यों हैं। अशोक सज्जनहार जी बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, कुलकर्णी साहब लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, सब जानते हैं कि ये मालूम था कि एक बार अगर तालिबान आएगा तो ISI का पाकिस्तान का क्या रोल होगा। ये लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर चल रहा है। सवाल ये है कि जब 2013 में पहली बार ओबामा ने बोला कि शायद वापसी करनी पड़े अमेरिका को अफगानिस्तान से, और 2014 से मोदी सरकार है, तब से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये राय देते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर क्या करना चाहिए। खासतौर पर पिछले 2 साल के अंदर बहुत इस बारे में चर्चा होती रही कि हमारी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में क्या होनी चाहिए, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। एक कंफ्यूजन की स्थिति रही है सरकार के अंदर। और आज जो पॉलिसी आई है, आज वो आधिकारिक पॉलिसी है वेट एंड वॉच। हम मानते हैं कि डिप्लोमेसी जो होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वो शतरंज की बिसात की तरह है, वहां हाँ और ना की बात नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं होती है। लेकिन भारत तो इस डिप्लोमेसी का एक माहिर खिलाड़ी रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि वो माहिर खिलाड़ी खुद मोहरा बन के उस बिसात के ऊपर बैठ गया है। नहीं, सप्पल साहब, सप्पल साहब, नहीं, क्या सप्पल साहब, देखिए आपने सारा इल्जाम बीजेपी पर लगा दिया, हमारी सरकार पर लगा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो बरसों तक हम अगर अफगानिस्तान में मान लीजिए 2001 से भी अगर हम विकास कार्य कर रहे हैं, 20 साल में हम वहां पर सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अफगानी नागरिकों को अपने देश में रख रहे हैं, यहां तक कि उनकी संसद बना रहे हैं, हमारे 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो क्या हमें सप्पल साहब ये अलर्ट नहीं रहना चाहिए था कि कल को अगर वहां पर कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारा स्टेक कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा है, और हम कैसे उससे निपटेंगे? जी, मैं यही कह रहा था। आप एक बात समझिए, आपने केवल एक पक्ष बोला है भारत के इन्वॉल्वमेंट का। भारत के वहां के नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो पंचशील वैली में अलायंस है अभी नए नाम से, उसके साथ भी संबंध रहे हैं, भारत समर्थक रहा है। हमारी खाली ये नहीं कि हमने विकास किया है, हमारे सामरिक स्ट्रेटेजिक संबंध भी वहां रहे हैं। तो आज हम इस हालत में क्यों? आज मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 3 दिन पहले राम माधव जी, जो कि बीजेपी के खुद फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक हैं, उन्होंने एक अखबार में लिखा है कि भारत की नीति मुखर नहीं रही अफगानिस्तान के अंदर। और आज हालत ये है कि जो देश उसकी नीति तय कर रहे हैं
ईरान है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, वो हम उससे बाहर हैं, हम केवल बैठ के देख रहे हैं। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल हमारी विदेश नीति में पिछले 2 साल के अंदर इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। हम तो नहीं कह रहे हैं, खुद उनका थिंक टैंक है, खुद उनके राम माधव उन्हीं के हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अवर पॉलिसी एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्लेयर्स देयर। ये बात हम भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमारी स्थिति की हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि बाकी देश क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। जबकि हम तो कहते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन गए 2 साल पहले, टेम्पररी मेंबर, हमारे पास अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है। यही बात आप देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल की हमने भारत ने अध्यक्षता भी की और वहां पर साफ कहा कि टेररिज्म को एक मैसेज तो कड़क हमने दिया ना सर। ऐसे कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं हो रहा है? पिछले हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। खैर आते हैं आपके पास, एक रिएक्शन डॉक्टर सैयद जफर से ले लें। आ रहे हैं सफल साहब आ रहे हैं, एक सेकंड। डॉक्टर जफर पूरी होने देंगे तब आप दूसरे नहीं जरूर देखिए एक रिएक्शन ले लें। अभी तो 1 घंटा है सर, अभी आपको सफल सर आपको बहुत टाइम मिलेगा अभी। डॉक्टर इस्लाम क्या आपको लगता है, सर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर इस्लाम, क्या आपको लगता है कि वेट एंड वॉच अभी हमें इसी पर स्टैंड करना है, इसी पर कायम रहना है, या जनरल कुलकर्णी और अशोक सर जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है और वो आतंकवादियों को साथ लेकर चल रहा है, वो उस गुलबुद्दीन हिकमतयार से बात कर रहा है डॉक्टर जफर जो हमारा विरोधी रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या अपना स्टैंड या अपनी पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर या तालिबान को लेकर चेंज करने की जरूरत अब महसूस नहीं होती? देखिए, 2 अहम चीजें जो आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी भी कोई सिचुएशन जो है, अगर आप पिछले 15 अगस्त से देखिए तो एक समान स्थिति नहीं रही है अफगानिस्तान में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी जब कहती है सरकार, तो वो मतलब एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करती है अपनी स्टैंड को। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इस तरह की जो डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, वो चलते रहते हैं, वो हर वक्त चलता रहता है। अगर आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूरोप में है तो जाहिर है वो डिप्लोमेटिक मिशन पे है, वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किस चीज से है? हमारी लड़ाई कोई अफगानिस्तान से है, हमारी लड़ाई कोई पाकिस्तान से है, हमारी लड़ाई कोई और लोगों और कोई कंट्री से। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है टेररिज्म से, दहशतगर्दी से, और उसके हम विक्टिम है। हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, जो कश्मीर में दहशतगर्दी किया पाकिस्तान ने, जिस तरह से पहले देखा हमने अफगानिस्तान में 96 से 2001 में किस तरह से दहशतगर्दी चलती रही, टेररिज्म जो है अपने चरम पे रहा। तो ऐसे में कि एक मुल्क को जाहिर तौर पे, जब बाकी मुल्क में हमारे सिचुएशन डिफरेंट है, हमारी कड़ी से कड़ी मिली हुई है। अगर कोई वहां अमेरिका में बैठ के या कोई यूरोप में बैठ के कोई स्टैंड लेता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो मुल्क जो है अफगानिस्तान से बहुत कोसों मील दूर है। हमारे लिए बहुत सोच समझ के, जल्दी में कुछ नहीं करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिसमें भारत का पक्ष मजबूत से रखा जा सके, भारत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मजबूती से किया जा सके, और भारत की जो इंटरेस्ट को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। ये कोशिश है हमारी सरकार की। देखिए, आप बताइए कि क्या अमेरिका ने जिस तरह से, अमेरिका जो वहां पर इतनी सारी फौज को लेके बैठा था, वो अगर इस चीज को, आप बाइडेन का रिपोर्ट पढ़िए कि अगर आपने स्टेटमेंट पर देखिए कि अगर उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जो है पूरे अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएंगे, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उन्होंने उनकी सोच जो थी और जो वहां पर प्रेजेंट है, उनमें कमियां रही है। लेकिन हमने अपने तरफ से यही कोशिश करनी है कि हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें, हमारे लोगों को वहां से निकाल ले, और जब सब सुरक्षित होंगे तो जाहिर है हम अपना स्टैंड भी क्लियर करेंगे। लेकिन फिर मैं आपके प्रोग्राम में कह रहे कि ये कमजोर मुल्क नहीं है भारत बहुत स्ट्रांग मुल्क है। अब हमें मालूम है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड करना होता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये अच्छी बात को एक फोर्स की तरह माना जाता है। अब उस तरह से नहीं कि भारत को डिस्काउंट करके साइड में खड़ा कर दो। भारत के प्रधानमंत्री को हर लोग बात करते हैं, हर लोग ओपिनियन लेते हैं, और ओपिनियन इनकी मैटर करती है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। डॉक्टर, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। आई एम श्योर आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी, और अभी भी अफगानिस्तान की स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं हुई है। ठीक है
डॉक्टर जफर, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात ठीक है कि हम एक स्ट्रांग नेशन हैं और दुनिया हमें बहुत गंभीरता से लेती है। सफल साहब आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि हम जनरल कुलकर्णी और अशोक सर के पास जाना चाहेंगे। आप नहीं एक रिएक्शन लेके, क्योंकि देखिए यहाँ आज बहस नहीं है। सफल सर सुनिए ना, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट सुन तो लीजिए प्लीज। देखिए आज क्या है कि ये नेशन इंटरेस्ट की बात, आज हमारे लिए, आपके लिए, हम चारों पांचों के लिए और पूरे देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, क्योंकि हमें न सिर्फ आतंकवाद से लड़ना है। सर आएंगे ना, जवाब दें। अरे सबसे आपकी शुरुआत हुई थी ना, जफर साहब से पहले आपके पास आते हैं आपके पास। सवाल है जफर साहब से, नहीं आ रहा हूं मैं। जनरल कुलकर्णी सर, जनरल कुलकर्णी, हमारा सीधा सा सवाल है और ये डर भी है कि ये जो हिकमत यार है, कहीं ये सर पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा है? अंसारी जी पे कोई शक नहीं है कि गुलबद्दीन हिकमतयार आईएसआई का ही आदमी है, और चाहे वो जमायत इस्लामी अफगानिस्तान का मुखिया हो, लेकिन वो आईएसआई का ही आदमी है। आईएसआई ने ही उसको पॉपअप किया है। जब हमारी लड़ाई दहशतगर्दी के साथ है, दहशतगर्दी का गढ़ क्या है? पाकिस्तान ने किसको बनाया है? तालिबान। और क्यों अब तालिबान को बार बार वो सरकार में खड़ा रखना चाहते हैं? क्यों पाकिस्तान बौखलाया हुआ है आज की तारीख में? क्यों पाकिस्तान के चीफ, आईएसआई चीफ, उसके सारे के सारे लोग काबुल में बैठे हुए हैं सरकार बनाने के लिए? क्योंकि पूरा विश्व कह रहा है बार बार कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट यानी सिर्फ तालिबान की सरकार नहीं, सबने मिलकर के बनाना। तो सबके मिलकर के कौन आएगा उस सरकार में? कौन है जो पाकिस्तान की बात करेगा? बाकी में तो पाकिस्तान की खुद जो है सिवाय तालिबान के अलावा कहीं चलती नहीं है, ना ताजिकों के साथ, ना हजारा के साथ, ना उज़्बेकों के साथ, ना इस्माइलियों के साथ। ये जो आज का वक्त है, पाकिस्तान सोचता है ये मौका है। पाकिस्तान इज लाइक, वो कहते हैं भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, उस तरीके से चाल चलने की कोशिश करे, दिखा रहा है विश्व को कि भाई लेजिटिमेसी करिए, तालिबान को लेजिटिमेसी दीजिए। क्योंकि आज कंगाल मुल्क पाकिस्तान ये जानता है कि वो अफगानिस्तान में अगर सरकार अपनी बनाने की चलाएगा कैसे उसको? जब तक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, जो भी सरकार होगी अफगानिस्तान के अंदर, वो सरकार को लेजिटिमेसी मिलेगी तभी एड आएगा। क्योंकि अफगानिस्तान तो 60% एड के ऊपर चलता है। जब तक वो सहायता नहीं मिलेगी, तो आज की तारीख में चीन जो है वो प्ले रोल कर रहा है इस तरीके से कि अफगानिस्तान नहीं रहा वो, अब क्या हो गया? वो तालिचिस्तान, तालिबान, चाइना और पाकिस्तान मिलकर वो तालिचिस्तान बन गया है। और उस तालिचिस्तान में पाकिस्तान चाहता है उसके नुमाइंदे तालिबान जो है सरकार बनाए, जिससे कि चाइना, पाकिस्तान, तालिबान मिलकर के वो जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ और जिस प्रकार से चाहते हैं, चाइना का मकसद पाकिस्तान का मकसद भारत के ऊपर प्रेशर डालना, और तालिबान पाकिस्तान का क्रिएशन, अफगानिस्तान में बैठ करके सरकार चलाना। तो ये जो एक तरीके से गठबंधन बन रहा है, और गुलबद्दीन हिकमतयार जो है वो बार बार एंटी इंडियन है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहता है कि से कश्मीर के अंदर और तकलीफ पैदा की जाए हिंदुस्तान के लिए, और हमें हमेशा यकीन करना है। ठीक है सर, सवाल नहीं वहां के आतंकवादी इसी प्रकार से भी हिंदुस्तान के अंदर आए, क्योंकि तालिबानी सोच जो है कश्मीर और से लेकर के कन्याकुमारी तक है, इससे हमें बच के रहना। जनरल कुलकर्णी, आप बहुत अच्छी तरह से और बहुत गंभीरता से अलर्ट कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है जिससे हमें बचकर रहना है। अशोक सज्जनहार जी, अशोक सर, जो डॉक्टर जफर इस्लाम कह रहे हैं कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी हमारी होती है, क्या इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इसे क्रिटिकल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें वेट एंड वॉच दुनिया को दिखाना है कि हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में अभी हैं, लेकिन ये बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होती है, और इस बैकडोर डिप्लोमेसी में हम कितना और बेहतर ढंग से उस देश में या अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध या अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार और अफगानिस्तान में अपना दखल रख सकते हैं? अशोक सर, डॉक्टर जफर ने जो बात कही थी बैकडोर डिप्लोमेसी, क्या ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सर ये बैकडोर डिप्लोमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस वक्त अगर हम इस डिप्लोमेसी को कर रहे हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है? जी अंसारी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पहले जो दोनों हमारे और गेस्ट के बीच में बातचीत हुई है उस पर थोड़ा सा रेफर करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी, क्योंकि हमारे साथ जो है, जो सफल जी हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और मीडिया savvy वो हैं, टेक्नोक्रेट हैं। उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से उन्होंने वो
मे बी बाय एन ओवरसाइट उनका वो जिक्र किया होगा, जो उन्होंने कहा था जो बराक ओबामा ने सोचा 2013 में जो वो अफगानिस्तान को छोड़ेंगे, एक्चुअली जैसे ही उन्होंने अपना पद संभाला था 2009 की जनवरी में, 2010 में उन्होंने ऐलान कर दिया था जो 2014 हम वहां से अफगानिस्तान से अपने सभी ट्रूप्स को निकालेंगे। और उनका ये स्ट्रैटेजी था जो उन्होंने पहले सर्ज किया और उसको बाहर निकलते निकलते 2014 तक उन्होंने कहा था हमारे जो भी वहां पर ट्रूप्स हैं हमारे सभी वापस आ रहे हैं और जो वहां पर रहेंगे वो केवल इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस रहेंगे, कुछ ट्रेनिंग के लिए, और कोई नहीं रहेंगे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप आए जो कि बाद में उन्होंने थोड़े से और ट्रूप्स को। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये जो भी प्रोजेक्ट्स अभी इस सरकार ने अगर कंप्लीट किए हैं, सलमा डैम जिसे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, या ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये सभी शुरुआत की हुई है कांग्रेस के समय में। इस सरकार ने जो किया है कंप्लीट किया है। तो मैं ये कहूंगा जो अफगानिस्तान हमारा देश का प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसको प्लीज जो इस सरकार ये कर रही है और पहले हमने ये किया उसमें मत बांटिए, क्योंकि अगर बांटेंगे तो ये इट्स नॉट ओनली नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारे सामरिक हित की बात है। क्योंकि इसमें ये ठीक है जो पॉसिबिलिटी है, चीन जैसे मैंने बताया वहां पर आ रहा है, पाकिस्तान के साथ मिला ही हुआ है, अगर तालिबान यहां पर आता है, अफगानिस्तान उसके साथ मिल जाता है, तो ये देश के लिए बुरा होगा, एक पार्टी के लिए बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए हमको सबको साथ में इसमें मिलकर काम करना चाहिए, उसी में देश की भलाई है, उसमें सभी पार्टीज की भलाई है। और फिर जो कुछ भी हमने वहां पर किया है, आफ्टर ऑल 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया वहां पर, उसके ऊपर दोनों जो भी सरकारें आई हैं सभी ने काम किया है उसके ऊपर। देखिए दूसरी बात है ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की है, जब वेट एंड वॉच हम कहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। जो देखिए अभी आप क्या एक्शन लेंगे, 3 सप्ताह हो गए हैं तालिबान को काबुल के ऊपर कब्जा किए हुए, अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं। जब तक सरकार नहीं बना पाएंगे तो हम उसके ऊपर क्या अपना रिएक्शन देंगे, अगर उनकी नीतियां हमको नहीं मालूम चलेंगी तो हम उसके ऊपर क्या अपना रिएक्शन देंगे। सो इट इज नॉट ओनली इंडिया जिसका वेट एंड वॉच पॉलिसी है, इसका पूरी दुनिया यही देख रही है जो उसकी पॉलिसीज क्या आएंगी, तालिबान की जो सरकार आती है उसमें कौन कौन लोग आएंगे और उनकी नीतियां क्या होगी। देखिए अभी तक जो हमारे पास इंडिकेशंस आए हैं तालिबान से, आपने देखा है जो कुछ दिन पहले दीपक मित्तल हमारे जो एम्बेसडर हैं उसमें कतार में उनकी मुलाकात हुई है, वहां से जो भी इंडिकेशंस मिले हैं बड़े ही पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं। उससे पहले जो मीडिया से, आपके मीडिया से भी बात की है उन्होंने, चाहे मिस्टर शेर स्तानिकज़ाई ने की है या फिर अनास हक्कानी ने किया है, सभी ने ये हम लगातार कर रहे हैं जो भारत ने जो कुछ भी किया है वो हम उसको चाहते हैं जो भारत को वहां पर फिर से एंगेज किया जाए, जो प्रोजेक्ट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं तो उनको आगे लेकर जाया जाए। तो मैं जो ये लोग कह रहे हैं जो गेम इज लॉस्ट फॉर इंडिया, आई थिंक दे आर स्पीकिंग टू अर्ली। अभी तो भारत के पास बहुत ऐसे पत्ते हैं। और ये फिर मैं आता हूं बैक चैनल डिप्लोमेसी। देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है, 45 मिनट लंबी बातचीत हुई है राष्ट्रपति पुतिन के साथ। अब ठीक है जो सफल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस में ईरान, रूस और भारत साथ साथ में थे। अब ईरान अलग चला गया है, रूस अलग चला गया है, उनके अपने कंसिडरेशंस हैं, परंतु भारत ने वहां पर जो है अपने चाहे अफगानिस्तान में सरकार हो और से हमने अपने संबंध अच्छे रखे हैं। ठीक है सर, हमारे जो एक आखिरी बस जल्दी से थोड़ा 3 गेस्ट और उनसे भी एक रिएक्शन ले लें। बिल्कुल सॉरी। तो देखिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो वहां पर रूस में गए हैं, वो वहां पर यूएनएससी में गए हैं और सब जगह पर अफगानिस्तान पर सबसे बात हुई है। कतार गए हैं, ईरान गए हैं, तो इसलिए बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है वेट एंड वॉच पीरियड में भी। बिल्कुल अशोक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सफल जी ठीक है, आपने जो बात कही अशोक जी भी मान रहे हैं उसमें, और 400 प्रोजेक्ट्स हमारे अफगानिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, और अगर हम यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो क्यों ना सफल जी आज हम दलगत राजनीति से ऊपर हटकर राष्ट्रहित सर्वोपरि की अवधारणा पर बात करते हुए
बैकडोर या बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी हमारी जाहिर हो चुकी है, तो क्यों नहीं आपको लगता है कि हम इस पर स्टिक करें? और क्यों आज आप पॉजिटिव सजेशन कि किस तरह से अफगानिस्तान में हमारे 400 प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, फिर से हम तालिबान भी अगर आ जाता है तो उसके साथ भी कम से कम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकें ताकि हमारे हित सुरक्षित रहें और चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों पर हम सप्पल जी पानी फेर सकें? सईद जी, पहले तो मुझे आपकी क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन पे थोड़ा सा कहना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टियां, जितनी भी भारत में पार्टियां हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये आश्वासन दिया था कि सरकार जो भी स्टैंड लेगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये मामला भारत की अंदरूनी राजनीति का नहीं है, भारत की सुरक्षा का, सॉवरेंटी का मामला है, विदेश नीति का मामला है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना आपको ना आपके दर्शकों को। आपके प्रोग्राम से पहले ऑफिशियल तौर पे कांग्रेस पार्टी भी ये बात बोल चुकी है। दूसरी बात, जो मैं अशोक जी ने एक बात बोली, वो ओवरसाइट का मामला नहीं था सर, क्योंकि जब 2013 में बाइडेन आए थे, उसके बाद आए थे, तब ये बात उठी थी कि भाई वापसी का क्या इशू होगा, उस संदर्भ में बात बोली थी, और यही बात राम माधव जी ने भी लिखी है अभी 2 दिन पहले, कि उस समय से ये चर्चा भारत सरकार के अंदर शुरू हुई, तब यूपीए की सरकार थी, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई है। हम केवल ये कह रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर भारत के पास एक एक्सपीरियंस है, ये जितने भी प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो तालिबान की तरफ हो, चाहे वो गुलबुद्दीन हिकमतयार हो, चाहे वो मुल्ला बरादर हो, चाहे वो अखुंजादा हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, या दूसरी तरफ जनरल दोस्तम हो, अहमद मसूद हो, अमरुल्लाह सालेह हो, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये नए प्लेयर्स नहीं हैं, और भारत के पास एक कूटनीतिक समझ भी है, एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी है, और हम बार बार ये बात कह रहे थे कि उस इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को सरकार इस्तेमाल करे। जाने क्यों वो इस्तेमाल नहीं की गई पिछले 2 साल के अंदर, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा ब्रेन, जिसके जो बेसिकली डिजाइन करते थे इसकी फॉरेन पॉलिसी, वो राम माधव थे, और उन्होंने खुद लिखा है 3 दिन पहले कि हमारी नीति जो है वो मुखर नहीं थी, जिसकी वजह से हम अलग थलग पड़ गए हैं, और अभी सब कुछ खोया नहीं है, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसी संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं, और यही बात मैं जफर साहब से पूछना भी चाह रहा था कि जफर साहब ये बताइए कि अब मुखर नीति की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा असर होने वाला है। 4 मुल्क जो वहां खेल रहे हैं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, उसमें एक चीन, एक पाकिस्तान हमारे विरोधी मुल्क हैं। रूस के साथ हमने संबंध पिछले 1 साल में दोबारा ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हुए उसको अखरे थे, और ईरान से हमने अमेरिका के चलते अपने संबंध खराब किए हैं, तो इसलिए हम अलग थलग पड़े हैं। विदेश नीति का मामला जो है वो लोकल प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं हम लोग, विदेश नीति के मामले में बड़ी जिम्मेवारी से बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान एक्टिव हो रहा है, जो होना ही था, उसमें जो होना ही था, ये मालूम था कि वो होगा, तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी है, और इसलिए सरकार को इंस्टीट्यूशनल विजडम इस्तेमाल करते हुए, पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इसको टैकल करना पड़ेगा। डॉक्टर जफर, आपको लगता है कि 2 एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ हैं, जनरल कुलकर्णी और अशोक सज्जनहार सर, उनकी बातों पर हमें गौर करते हुए अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देना होगा, और जो सप्पल साहब कह रहे हैं कि सर आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको पुराने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अब आगे बढ़ना पड़ेगा, आप सहमत हैं इससे? एक लाइन और देखिए, बैक चैनल से भी हम उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, डिप्लोमेसी में बैक चैनल के बिना कोई भी ठीक है, वो तो कर रहे हैं, वो जी। देखिए, मैं इसका जवाब, डॉक्टर जफर, मैं आपके सामने वादे तौर पे 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि हमारे रिश्ते, अभी कह रहे थे सप्पल साहब, ईरान के साथ खराब हो गए, हमारे रिश्ते ईरान के साथ बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारी जो लगातार बात ईरान से हो रही है, और पूरे तौर से ईरान का कोऑपरेशन मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आप देखिए, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतार हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, इनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है, और सबके जो रिस्पांस है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, रिसेप्टिवनेस बहुत ज्यादा है भारत के प्रति, और ये हमारे इंटरनल जो डिस्कशन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो बातें हो रही है, उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, बहुत पॉजिटिव ट्रैक्शन है। तीसरी बात देखिए, इस वक्त जैसा अशोक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या जो हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं
उसको सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ये जो सारी चीजें जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसी का तो मुआयना सरकार कर रही है कि सिचुएशन जैसे ऐसे बदल रहे हैं, जिस तरह से साफ हो रहे हैं या क्लैरिटी आ रही है, सरकार अपनी रणनीति उसी के हिसाब से चला रही है। बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये सारी चीजें सरकार बेहतर तौर से समझती है। रशिया के साथ, जैसा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई थी बात, वहां से मार्केल जी से बात हुई थी। अभी बहुत सारे ऐसे कॉल शेड्यूल्ड है जो घंटे भर के कॉल होने वाली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। तो ऐसा नहीं प्रोएक्टिवली हम काम करें, लेकिन अभी वाज़े तौर पे कोई हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको हम दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। किस तरह के संबंध हम रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई अगर समझ रहा है कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है और सोच रही है, नहीं, कोई नहीं समझ रहा सर, कोई नहीं समझ रहा। डॉक्टर जफर नहीं, डॉक्टर सफल साहब एक सेकंड सर, डॉक्टर जफर ये कोई नहीं समझ रहा है। एक मिनट, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि राम माधव जी के स्टेटमेंट पे आपको क्या कहना है, उससे बोलिए ना जफर साहब। आपने बड़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन जो आपके इंटरनल एक्सपर्ट हैं उसकी बात पे जवाब दीजिए ना। उसी के बारे में जवाब दे रहा हूँ। राम माधव जी का इंडिविजुअल अपना जो है ओपिनियन हो सकता है, आप डिसोन कर रहे हैं उसको अंदर में क्या, आप नेशनल चैनल पर उसको डिसोन कर रहे हैं राम माधव जी के स्टेटमेंट को। मैं कह तो रहा हूँ, अगर आपको समझ में आती हिंदी तो मैं आपको नहीं समझ में नहीं आती साहब, मेरे को तो कम्युनिकेशन समझ में आता है। मैं तो वो पूछूंगा जो मुझे पूछना है, मुझे कम्युनिकेशन समझ में आता है। मेरा ये कहना है कि जिस कोई बात नहीं, व्यक्ति ने विदेश नीति आपकी डिजाइन की पहले 5 साल, उसके ओपिनियन को आप डिसोन कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ सीधा। एक मिनट सुन तो लीजिए। देखिए, सरकार में कोई राम माधव जी सरकार के अंदर नहीं बैठे हैं, जफर इस्लाम सरकार के अंदर नहीं बैठे हैं, अशोक सरराज जी सरकार के अंदर नहीं बैठे। सरकार के अंदर जो बैठे हैं उनको सारी चीजें मालूम है। बाहर से ओपिनियन हर लोग दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा ओपिनियन जैसे अशोक जी ने दिया और भी आप पैनल पे जो बैठे हैं लोग, उन्होंने दिया, ठीक है ओपिनियन दिया, जाहिर है अच्छे ओपिनियन होंगे, पॉजिटिव सरकार हर के ओपिनियन। अरे भाई आपकी डॉक्टर जफर सफल जी, आप दोनों को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। हम चाहते थे कि एंड में एक रिएक्शन हम जनरल कुलकर्णी और अशोक सज्जनहार सर से भी ले लें और आप दोनों से भी छोटा, लेकिन वो आप दोनों ने अपनी पॉलिटिक्स में उसका मौका हमें नहीं दिया। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, गुरदीप सिंह सप्पल जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कुलकर्णी जी, संजय कुलकर्णी जी और अशोक सज्जनहार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान अभी तक सरकार का गठन नहीं कर पाया है, लेकिन पाकिस्तान के ISI चीफ वहां पर पहुंच गए हैं और अब तो पाकिस्तान ने गुलबुद्दीन हिकमतयार, जो कि भारत का विरोधी है, दुश्मन है, उससे बातचीत भी शुरू कर दी है। लेकिन भारत अलर्ट है, तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।